हेलो बच्चों, देखिए कैसे हो आप। देखिए इसमें आपको सबको पता है कि यानी कोरोना की वजह से कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से और आपकी क्लास नहीं चल पा रही हैं, शुरू नहीं हो पाई अभी, और ये भी अभी पता नहीं है कब स्टार्ट हो कब नहीं, कोई कह नहीं सकते। हो सकता है नवंबर का महीना भी लग सके, अक्टूबर भी आ सकता है या सितंबर में भी आपके स्कूल खोले जा सकते हैं। तो इसलिए हमने कक्षा 8 के लिए और गणित की जो बेसिक कुछ ज्ञान होता है, बेसिक ज्ञान होता है कुछ, जैसे मान लीजिए अंक हैं, स्थानीय मान हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य अभाज्य सम विषम। तो ऐसी संख्याओं का हमारे जो मैथ है, मैथ की जो किताब है उसमें बहुत सारी प्रश्नावलियों में ये संख्या आती रहती हैं। वर्गमूल, घनमूल और भी बेसिक ज्ञान है, लैसे लेना, मैसे लेना। तो इन चीज़ों को हम आपको बेसिक ज्ञान में आपको समझाएंगे और लिखाएंगे भी आपको। तो आप अच्छी तरह से देखिए, समझ लें। पहले आपको बेसिक ज्ञान के बारे में समझाया जाएगा और फिर आपको जो कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है, जो नई बदल के आई है, अब पहली वाली नहीं है, अब बदल के आई है, नई किताब आई है जो दुकानदारों के पास बाज़ार में आ चुकी है। आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं उसको भी। तो उसके बाद में पहले हम उसको बाद में, अपनी जो किताब है पहले उसको बाद में कराएंगे। तो पहले उससे पहले कुछ हमारे जो बेसिक ज्ञान है, गणित का जो नॉलेज है, जोड़ बाकी गुना भाग, पहले क्या आता है क्या नहीं आता है, किस तरह से हल करते हैं, संख्या क्या है होता है, अंक कैसी होती है, स्थानीय मान क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको समझाएंगे। तो देखिए पहला अंक पहले जो बेसिक ज्ञान में होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बेसिक ज्ञान। तो अब उसके बाद में देखिए बेसिक ज्ञान में ही आ रहे हैं ये जो प्रश्नावली है, जो नाम मैंने दिया है ये बेसिक ज्ञान में ही है ये। तो सबसे पहला जो पॉइंट है अंक, कि भाई अंक हमारे क्या होते हैं, हम अंक किसे कहते हैं। तो अंक देखिए हमारी जो मैथ है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, को अंक कहते हैं, को अंक कहते हैं। जो हमारे ये है 0 से लेकर और 9 तक अंक हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो ये 10 अंक होते हैं, 0 से शुरू होते हैं और उसके बाद में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से स्टार्ट और 9 तक होते हैं। तो उसके बाद में ये क्या है, अंक है हमारे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इन्हीं को हम अंक कहते हैं। तो हमारी संख्या पद्धति, हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में ये ही 10 अंकों का प्रयोग होता है। जो हमारी संख्या पद्धति है अथवा दार्शनिक प्रणाली है, तो इन्हीं 10 अंकों का उसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। इन्हीं से हमारी सारी जो सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, इन्हीं से बनता है पूरा। जो हमारे संख्या बनती है, इन्हीं 10 अंकों से हमारी बहुत सारी संख्या बनती हैं। और ये शुरुआत में यही होती हैं जो अंक हैं, हमारे अंक हैं 0 से लेकर और 9 तक, कोई हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। जो हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में ये ही 10 अंकों का प्रयोग होता है, इन्हीं 10 अंकों का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं।
तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। और जैसे ही मैं आपको इनकी पूरी भाषा जो परिभाषा है उनको आपको लिखाऊंगा मैं, तो आप इनको बारी बारी से नंबर बाय इनको आप लिख भी लें अपनी होमवर्क की कॉपी में। यानी आप पे एक बड़ा सा रजिस्टर ले आएँ और उसमें इनको नंबर बाय उतारते जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत यानी आगे की जैसी प्रश्नावली में यानी जैसे ही आप अगली कक्षा में जाओगे तो वहाँ भी इन चीज़ों का आपको ज्ञान होगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी गणित में। तो अब उसके बाद में दूसरा है, जैसे मान लीजिए स्थानीय मान, दूसरा पॉइंट है इसका स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान क्या होता है, देखिए जैसे स्थानीय मान, तो हमारे स्थानीय मान की जैसे हम देखिए इसकी पहले भाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, यानी किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। इसका मतलब देखिए इसमें यानी उसी का यानी वो कहलाता है। देखिए इसमें स्थानीय मान किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम कोई संख्या लें, मान लीजिए, तो जैसे हम कोई संख्या लें, मान लीजिए जैसे 2, 6, 9, 5 और 2 आ गया। तो अब मान लीजिए ये संख्या है 26,952 है। तो 26,952 में मान लीजिए हम जैसे 2 का स्थानीय मान लें, तो देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान लें, तो 2 का स्थानीय मान यानी सबसे पहले हम 1 से गुना करते हैं उसका, तो 2 एकम 2, तो 2 का स्थानीय मान कितना है? 2 ही है। इधर फिर 5 का हम लेंगे, तो 5 का अंक है, ये तो इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा, ये हजार है और ये क्या है? 10,000 है। तो हम उसी तरह से जैसे जहाँ है उसी तरह से हम उनके कौन से अंक पे यानी कौन से नंबर पर है वो, तो जैसे मान लीजिए दहाई पे है, तो दहाई में कितने अंक जीरो होती हैं, सैकड़ा में कितनी जीरो होती हैं, हजार में कितनी जीरो होती हैं, तो उसका उसी से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उसका क्या होता है? स्थानीय मान होता है। जैसे 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50 होगा। कितना होगा भाई? 50 होगा। उसके बाद में 9 का स्थानीय मान कितना होगा? कि 900 होगा, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा पे है वो, तो इसका मतलब 5 का स्थानीय मान कितना है? 50 और 9 का स्थानीय मान कितना है? 900 है। इसीलिए कोई सी संख्या का जिस स्थान पर है, तो मैंने लिखी है इसकी परिभाषा, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। तो ये तो हो गए देखिए अंक और स्थानीय मान, तो आप इनको उतार लें। अगला है, मान लीजिए इससे आगे जैसे प्राकृतिक संख्याएं, ये तो हो गए आपके अंक और स्थानीय मान। अब उसके बाद में प्राकृतिक संख्या, तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है कि जैसे हम जहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, यानी मान लीजिए गिनती ने हम जो हमारी गिनती है, मान लीजिए हमारी जो गिनती है नंबर हैं, यानी वही क्या है?
प्राकृतिक संख्या है। अब हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और यानी अनंत तक चलती रहती है वो संख्या 1 से प्रारंभ होती है। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, यानी जिन संख्याओं से यानी गिनती की क्रिया की जाती है, तो वो यही क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। या फिर मान लीजिए वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप देखिए इसमें जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाए, यानी की जाती है, इसका मतलब यानी जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, गिनती की क्रिया की जाती है तो उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। 1 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक चलती रहती हैं? अनंत तक। तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो अब इनमें मान लीजिए गिनने पर इसका मतलब इनमें शून्य प्रारंभ नहीं है, शून्य से प्रारंभ नहीं होगी, कहीं शून्य से चालू कर दें। मैंने अंक में लिखा है 0 से स्टार्ट किया है मां, तो आप इसमें 0 सम्मिलित नहीं है इसमें। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं कि भाई इसमें शून्य शामिल नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होती। तो अब उसके बाद में जैसे इनको हम n से स्टार्ट कर दें, तो अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत तक चलती रहती हैं। तो अनंत तक चलती रहती हैं तो ये क्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती हम कहाँ से करते हैं? पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, आगे जैसे यानी 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक चलती रहती है। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? यानी जो प्राकृतिक संख्या हमारी, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से, तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो पूर्ण संख्या हो जाती है तो मान लीजिए जैसे प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर हम यानी किसी संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, यानी देखिए वे संख्याएं जो 0 यानी 0 से शुरू, यानी 0 से प्रारंभ होती हैं, प्रारंभ होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं, यानी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं, तो उनको मान लीजिए जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई मान लीजिए प्राकृतिक संख्या में 0 को और लगा लिया जाए, 0 को और सम्मिलित कर लिया जाए, तो वे क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो अब उसके बाद में प्राकृतिक संख्या में
चलिए इसकी एक भाषा तो ये हो गई। दूसरी है या फिर प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय यानी संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आदि। तो ये क्या हो गई, यानी पूर्ण संख्या हो गई। देखिए मैंने इसमें दो परिभाषा लिखा दी है, एक तो यानी मन से लिखा दी और एक दूसरी ये है। तो जैसे पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं, यानी वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। ये है ग्रामीण की तरह ये, और ये अपनी जो वास्तविक जो है वो है। या फिर प्राकृतिक संख्या में 0 यानी शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती है। तो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। अब 0 से मान लीजिए कहाँ स्टार्ट होती है, मान लीजिए जैसे पेट्रोल पंप का, यानी जैसे मशीन पेट्रोल पंप, जैसे पेट्रोल भराएंगे या डीजल भराएंगे तो वहाँ जो मशीन है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। पहले कहते हैं आपको सबको पता है कि भाई इसको 0 कर लीजिए, तो वो 0 से स्टार्ट होती हैं। और जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेलते हो, तो क्रिकेट मैच खेलते हो तो वहाँ जो हमारे जो ओवर हैं, शुरुआत का जो ओवर फेंकता है तो वहाँ 0 से स्टार्ट होता है। जैसे पहले बॉल फेंकेगा बॉलर तो वहाँ लिखा आएगा 0.1, दूसरी गेंद फेंकेगा तो 0.2, तीसरी फेंकेगा तो 0.3, जैसे चौथी फेंकेगा तो 0.4, और अगली फेंकेगा या फिर लास्ट एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती हैं तो 0.6 जैसे पूरी होती है तो वहाँ हो जाता है पहला ओवर हो गया पूरा, और 50 पे रुक जाता है वो, 20 पे या 50 पे जितने के ओवर होते हैं। तो यानी पेट्रोल पंप पे और यानी क्रिकेट मैच के जो ओवर होते हैं कुछ और भी वो होते हैं जो यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या है, पूर्ण संख्या हैं। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी जहां 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं, जो गिनने की क्रिया जब की जाए, जहां से हम यानी जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहली 1 है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती रहती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब उसके बाद में है यानी प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई। अगला है चौथा पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। देखिए पूर्णांक संख्याएं हैं पूर्णांक संख्या में यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। यानी वे संख्याएं जो ऋणात्मक से शुरू होती हों और धनात्मक में समाप्त हो जाती हों उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जिनमें यानी ऋणात्मक और धनात्मक का एक समुच्चय होता है, एक समुच्चय का एक वो होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब देखिए जैसे पूर्णांक संख्याएं, 5वां पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्या में जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक, जब पूर्ण
पूर्ण संख्याओं को, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक यानी जब पूर्ण संख्याओं को जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बना समुच्चय दर्शाया जाता है तो इनसे बढ़ने वाला समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बनने वाला समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए इसमें, यानी मान लीजिए जैसे सबसे पहले 5 माइनस का -4 -3 -2 -1 अब 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 आदि इस तरह से, यानी आगे भी क्या है, अनंत है। तो यानी जो ऋणात्मक से शुरू होती हैं और धनात्मक में समाप्त हो जाती हैं, तो यानी ये संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो मैंने लिखा है कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बनने वाला एक ये समुच्चय बन गया, इनसे बनने वाला समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो शुरुआत में यानी माइनस की संख्या होती है, उसके बाद में फिर प्लस 0 आती है, फिर 0 के बाद में प्लस की होती है। तो 0 से पहले वाली जो संख्या है वो माइनस में होती है, ऋणात्मक होते हैं, और 0 के बाद वाली जो संख्या आती है वो क्या आती है, धनात्मक आती हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए जितनी पूर्णांक संख्या में जितनी बड़ी माइनस की संख्या होगी, जितनी बड़ी माइनस की संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। अब इसकी जो जितनी वाली इधर से 5 थे, इधर से जितनी वाली वो बड़ी संख्या है माइनस की हैं, तो वो सब क्या है, छोटी हैं। मान लीजिए जैसे माइनस का 5 है तो माइनस के 5 से बड़ा होगा कौन, माइनस का 4, माइनस के 4 से बड़ा है माइनस का 3, माइनस के 3 से बड़ा है माइनस का 2, और माइनस के 2 से बड़ा है माइनस का 1, और माइनस के 1 से बड़ी है कौन, 0, और 0 से बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बड़ी संख्याएं हो जाती हैं। अगर मान लीजिए इनको जैसे हमें आरोही क्रम में रखना है पूर्णांक संख्याओं को, तो यानी सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे बड़ी माइनस की संख्या कौन सी है, तो वो सबसे छोटी मानी जाती है, और फिर उसके बाद में आगे की उससे छोटी वाली, उससे बाद में फिर उनकी बड़ी वाली संख्या लिखी जाती है। तो ये क्या है, आरोही और अवरोही क्रम होते हैं। तो ये है समुच्चय यानी पूर्णांक संख्याएं जो ऋणात्मक से शुरू होती हैं और धनात्मक में समाप्त हो जाती हैं। तो उसके बाद में जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बनने वाला एक समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। तो अब उसके बाद में ये हो गई आपका छठवां, देखिए आप छठवां पॉइंट है इसमें यानी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं,
यानी भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। अब देखिए यौगिक संख्याएं और भाज्य संख्याएं, बात एक ही है। भाज्य का मतलब यानी ऐसी संख्याएं जिनमें सभी संख्याओं का भाग जा रहा हो। भाई मान लीजिए जैसे कोई संख्या है तो उसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और किसी संख्या का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा हो, और कोई भी संख्या का जा रहा हो, तो वो सब ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं, इसकी परिभाषा है, देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक वे अपने अलावा किसी अन्य, एक जो एक व अपने के अलावा यानी स्वयं के अलावा अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य गुणनखंड यानी टुकड़े, आसानी से या टुकड़े हो सके तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए यानी भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व अपने यानी स्वयं के, एक का भी भाग जा रहा हो, स्वयं का भी भाग जा रहा हो, और इनके अलावा यानी अपने और एक के अलावा किसी अन्य, इसका मतलब एक का भी भाग जा रहा हो उसमें, स्वयं संख्या जो संख्या उसका भी उसमें भाग जा रहा हो, और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, यानी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सके, यानी अन्य संख्याओं का भी उसमें भाग जा रहा हो, अर्थात जिनके आसानी से अन्य गुणनखंड या टुकड़े हो सकें, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, यानी वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्याओं का भी उसमें भाग जा रहा हो, उन संख्या में भाग जा रहा हो, तो उनको हम यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी 10 है, 12 और 14, 15 आदि ये संख्या हैं। तो इनमें देखिए 1 का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है, इसमें 4 का भी जा रहा है, और 2 का भी जा रहा है, 6 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 8 में 2, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 10 में 2 और 5 का जा रहा है, 12 में 6 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 14 में 2 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 15 में 3 और 5 का भी, और 15 का भी इसमें क्या जा रहा है? भाग। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं। तो ऐसी यानी भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं होती हैं। अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछ ले कि भाई मान लीजिए भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, यौगिक संख्याएं, यौगिक और भाज्य का मतलब एक ही होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखनी है, आपको ये संख्याएं। तो अब देखिए अगला 7वां पॉइंट,
यहां हो गई यानी भाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या। अगला है 7वां पॉइंट है। देखिए इसमें 7वां पॉइंट है यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, रूढ़ यानी रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं देखिए यानी अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं मतलब दोनों का एक ही है। यानी वे संख्याएं, रूढ़ संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो उनको हम अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो अब देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हों, अन्य कोई संख्या से नहीं हों, अर्थात जिनके आसानी से कोई गुणनखंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा स्वयं से या एक से, देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा और कोई संख्या, यानी जिनमें स्वयं व एक के अलावा और कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा और कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। तो अब उसके बाद में नहीं जाता हो अर्थात यानी जिनके आसानी से गुणनखंड यानी टुकड़े नहीं, अर्थात जिनके आसानी से गुणनखंड यानी टुकड़े नहीं हो सके तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा और कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अर्थात जिनके आसानी से गुणनखंड यानी टुकड़े नहीं हो सके, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
अब जैसे मान लीजिए यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, 31 और आदि। ये ऐसी संख्या हैं जिनमें या तो सेम का ही या एक का ही भाग जाएगा। इनके अलावा और कोई अन्य संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाएगा। इनके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते, आसानी से टुकड़े भी नहीं कर सकते, यानी एक के अलावा और कोई गुणनखंड इसका नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे हम 5 के टुकड़े नहीं करेंगे, 5 गुना 1 ही करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी इन संख्याओं में से अन्य कोई भी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता आसानी से। एक और सेम के अलावा और कोई संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए अगला है 8वां पॉइंट है सहअभाज्य संख्याएं। 8वां है सहअभाज्य संख्याएं। देखिए ये सहअभाज्य जो संख्याएं ये यानी 8, जब हम 10th में पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं तो वहाँ परिमेय और अपरिमेय के सवाल यानी सिद्ध करने पड़ते हैं हमें, तो वहाँ भी सहअभाज्य एक शब्द आता है। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका में से एक ही आता हो, एक के अलावा और कोई यानी नहीं आता हो, तो वे संख्याएं कैसी होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब उसके बाद में सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए इसमें यानी वे संख्याएं कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं का में से, देखिए जब दो प्राकृतिक संख्याओं का में से यानी HCF, यानी जब दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF एक हो तो एक के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी जब दो प्राकृतिक संख्याओं का में से यानी HCF एक हो तो उसके बाद में एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जब दो प्राकृतिक संख्याओं का में से एक ही हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब मान लीजिए जैसे जिनका में से एक ही आ रहा हो, जैसे मान लीजिए 2 और 5, इनका में से एक ही है। और मान लीजिए जैसे 17, 19, इनका भी में से कितना आएगा, एक ही आएगा। और मान लीजिए 4, 9, इनका भी में से कितना आएगा, एक ही आएगा। और काफी संख्याएं मान लीजिए जैसे 8, 15 आदि। तो ये ऐसी संख्याएं जिनका में से कितना आता हो, एक ही आ रहा हो। तो अब मान लीजिए जैसे हम इनके जैसे ऐसे भी देखें कि भाई मान लीजिए जैसे 8 है और 15 है। अब इनके अभाज्य गुणनखंड करें 2 गुना 2 गुना 2, 15 करेंगे तो 3 गुना कितना, 5। अब इनमें कोई सा भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो उसके बाद में इनका HCF यानी देखिए 1 और 1 ही मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इनका HCF कितना होगा, 1 ही होगा। तो यानी वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं जब दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF यानी में से एक ही हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आज की वीडियो में यानी हमारे जो बेसिक ज्ञान है आज इतना ही बहुत, और हम इससे 8 में यानी 8 से आगे और भी पॉइंट हम जो आपको लिखाएंगे और कराएंगे, जब तक आप 1 से लेकर 8 तक संख्याओं को कंप्लीट याद कर लें, क्योंकि ये याद वाली संख्या है। आप इनको याद करेंगे
तो आगे भी चल के नहीं यानी जो प्रश्नावली आएंगे उनमें ये सारी संख्याएं काम आती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं का योग जोड़ गुना बाकी होती हैं पूर्णांक संख्याओं का। और उसके बाद में सहभाज्य शब्द भी आ सकते हैं, सहभाज्य संख्या भी आ जाएं, अभाज्य संख्या भी बहुत सारी आती हैं। यानी ये जो नियम में लिखा रहा हूँ आपको बेसिक ज्ञान है ये, यानी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम यानी बेसिक ज्ञान। तो उसके बाद में कक्षा 8 है, 7 है, 6 वाले उनके भी लिए 7, 8, 9, 10 तक की ये जो जितने भी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी इनको याद कर लें और समझ लें इनको, और इन सभी 8 पॉइंटों को आप यानी होमवर्क की कॉपी में आप इनको लिख लें। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कल पुनः फिर मिलेंगे, धन्यवाद।